हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम समास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। समास क्या होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, संधि और समास में क्या अंतर होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं समास। समास का तात्पर्य क्या होता है? तो समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। इस दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट कर दिया जाए वहाँ पर समास होता है। संस्कृत, जर्मन तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत प्रयोग किया जाता है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों में से जो नया पद बनता है, क्या बनता है? जो नया पद बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। तो क्या होता है इसमें समास में? समास का शाब्दिक अर्थ जो है, समास का तात्पर्य जो है संक्षिप्तीकरण है। और समास का पहला पद क्या होता है? समास का पहला पद, पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पद। और अंतिम पद को हम समास के, यानी कि शब्द के अंतिम पद को हम उत्तर पद कहते हैं। और इन दोनों पदों के योग से जो नया शब्द बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? समस्त पद कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे कि रसोई घर। एग्जाम्पल है रसोई घर। तो रसोई के लिए घर, क्या है? रसोई के लिए घर। तो इसमें जो रसोई है, क्या है? ये रसोई है। तो रसोई क्या है? ये रसोई हमारा पूर्व पद है। पूर्व पद मतलब पहला पद है। और ये घर जो है, घर हमारा क्या है? घर उत्तर पद है। कौन सा पद है? घर जो है उत्तर पद है। और जो ये तीसरा पद बनकर आया है रसोई घर, ये जो रसोई घर बनकर आया है इसको हम बोलते हैं समस्त पद। क्या बोलते हैं? समस्त पद। क्लियर हुआ? जैसा कि रसोई क्या हुआ हमारा? प्रथम पद हुआ। घर क्या हुआ? उत्तर पद हुआ। और ये के लिए क्या है? अब के लिए भी बता देते हैं। के लिए जो है कारक चिन्ह है। समास में क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। और ये समस्त पद क्या हुआ हमारा? समस्त पद रसोई घर है। क्या है? रसोई घर। इसी प्रकार से हाथ के लिए कड़ी। हाथ क्या हुआ? हाथ हमारा जो है प्रथम पद हुआ। क्या हुआ? प्रथम पद या पूर्व पद। और कड़ी जो है, कड़ी क्या है? ये हमारा उत्तर पद है। क्या है? उत्तर पद। और ये दोनों के योग से जो नया शब्द बना है हथकड़ी। हथकड़ी क्या है? हथकड़ी जो है हमारा समस्त पद है। क्या है? समस्त पद। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से नील और कमल। नील और कमल, नील कमल। तो नील जो है उत्तर पद हुआ, नील जो है पूर्व पद और कमल जो है उत्तर पद। समस्त पद हमारा नील कमल बना। इसी प्रकार से राजा का पुत्र, राजपुत्र हुआ। अब हम देख लेते हैं सामासिक शब्द क्या होता है। कि अभी तक हमने जाना कि पूर्व पद, उत्तर पद क्या है और समस्त पद क्या है। अब हम एक वर्ड आता है कि सामासिक पद क्या होता है। तो सामासिक पद देख लेते हैं कि सामासिक पद क्या है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। तो क्या समझे कि मतलब समस्त पद का पर्यायवाची ही सामासिक पद है। और समास में क्या होते हैं? कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, कारक चिन्ह गायब हो जाते हैं। एग्जाम्पल है राजपुत्र। तो राजपुत्र क्या है? सामासिक पद है, समस्त पद है। अभी हमने बताया। समास विग्रह आप देख लेते हैं क्या है। समास से कोई भी प्रश्न आपका आज के बाद गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं समास विग्रह।
सामासिक शब्दों के, अब सामासिक का अर्थ तो पता ही चल गया होगा। सामासिक क्या है? समास, समस्त पद। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को हम समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद सामासिक शब्द क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो समास विग्रह हो जाता है। जैसा कि माता पिता। अब माता पिता है तो माता पिता क्या है? ये हमारा सामासिक पद है, और इसको जब हमने अलग किया, क्या किया? अलग किया, माता और पिता। तो ये जो और है हमारा, क्या है? और। ये जो और हमारा है ये समास विग्रह हुआ, क्योंकि ये संबंध बता रहा है, दोनों के बीच का संबंध बता रहा है, और माता और पिता दोनों अलग अलग हो गए। इस प्रकार से जो है इसका समास विग्रह हुआ। फिर समास और संधि में अंतर क्या होता है देखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल कराना। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। इसमें दो वर्ण होते हैं। इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम विच्छेद कहते हैं। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता। क्या होता है? उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है। तो समास में क्या होता है? समास जब विग्रह, हम समास को जब हम तोड़ते हैं तो उसको हम विग्रह कहते हैं। समास को तोड़ने पर विग्रह हम उसे कहेंगे, और जब संधि को हम तोड़ेंगे तो उसे हम विच्छेद कहेंगे। क्या कहेंगे? विच्छेद कहेंगे। और संधि में क्या होता है? संधि में जो है दो वर्ण होते हैं। समास में भी दो वर्ण ही होते हैं, और इसमें कहीं पर दो तो कहीं पर मतलब तीसरा वर्ण भी आ जाता है, और कहीं पर भी कोई वर्ण गायब भी हो जाता है। तो ये जो है इसका नियम होता है। अब हम एग्जाम्पल है, जैसे पुस्तक आलय। पुस्तक प्लस आलय क्या है? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। तो इसमें पुस्तक क्या है? पुस्तक प्लस आलय, इसका जो है विच्छेद हुआ है। पुस्तकालय का विच्छेद होकर पुस्तक प्लस आलय बना, और जो हमारा संधि हुई, मतलब संधि हमारी पुस्तकालय है, और इसका विच्छेद जो हुआ वो पुस्तकालय हुआ। अब हम देखेंगे समास और संधि में क्या अंतर है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है। संधि में क्या होता है कि वर्णों पर महत्व दिया जाता है, लेकिन इसमें वर्णों से नहीं मतलब, इसमें शब्द से मतलब है, पद से मतलब है। इसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद का निर्माण करते हैं, और इनके बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। समास में बने हुए पदों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया जा सकता है, और परिवर्तन नहीं भी किया जा सकता है, ऐसा भी है। तो क्या हुआ, क्या समझे हम कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। और समास में जिस प्रकार से संधि में दो वर्ण होते हैं, उसी प्रकार समास में दो पद होते हैं। दो पदों को मिलाकर हम समस्त पद बनाते हैं, और दो वर्णों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? संधि का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे विषधर है। क्या है? विषधर। विषधर जो है क्या है? ये समास है। समास का एक एग्जाम्पल है, और ये समस्त पद है। समस्त का पद क्या है? विषधर। और विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला ये हमारा क्या है? ये हमारा समास विग्रह है। विष को धारण करने वाला अर्थात शिव, तो यह है विषधर। अब उपमेय और उपमान में काफ़ी बच्चों को जो है थोड़ा दिक्कत होने लगती है पहचानने में कि उपमान और उपमेय क्या होते हैं। तो देखते हैं उपमान और उपमेय। उपमेय में क्या, उपमान में क्या होता है? किसमें किसी की उपमा दी जाती है। इसमें क्या होता है? जिससे किसी की उपमा दी जाए तो वहाँ पर उसे हम उपमान कहेंगे। और उपमेय क्या है? उपमेय में जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं।
मतलब जिससे किसी की उपमा दी जाए, जिससे किसी की उपमा दी जाए वह उपमान, और जिससे किसी की उपमा दी जाती है मतलब जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे हमने चंद सा मुख कह दिया तो चंदा सा मुख कह दिया, तो जो चांद है, चांद क्या है, ये हमारा उपमेय है, और उपमान क्या है, मुख है। तो ये क्या हुआ, यही हमारा उपमेय और उपमान हुआ। फिर है समास के भेद कितने होते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो समास के 6 भेद हैं। मूल रूप से कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये क्या हैं, ये समास के भेद हैं। अब प्रयोग की पूछा जाए, कभी एग्जाम में आ भी जाए कि प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से आपको 3 बताने हैं। संयोग मूलक समास, आश्रय मूलक समास, वर्ण मूलक समास। 3 प्रकार के प्रयोग की दृष्टि से समास हैं। अब अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है देखते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। क्या होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब जिसका अर्थ प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हों, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने गए हैं। अब एक बात तो समझ में आ रही है कि जहाँ पर भी उपसर्ग लगा होगा वहाँ पर हम अव्यय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अव्यय लगा देंगे। और एक बात ये भी आ रही है निकल करके कि जहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हुई हो, क्या हुई हो, जहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हुई हो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। अब पुनरावृत्ति क्या होती है, रिपीटेशन, मतलब कोई भी शब्द बार बार वही आया है तो हम अव्ययी भाव समास लगा देंगे। जैसे अगर बात करें राम राम, क्या बोले, राम राम, अगर राम राम बोल दें तो अव्ययी भाव समास है। रात रात बोल दें, क्या बोल दें, रात रात बोल दें तो ये अव्ययी भाव समास है। लेकिन एक बात और, अगर हम रात और दिन बोल दें तो ये अव्ययी भाव समास नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जहाँ पर वही वर्ड रिपीटेशन हुआ होगा वहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। यथाशक्ति, एग्जाम्पल है यथाशक्ति, यथाक्रम, यथा नियम, प्रतिदिन। अब ये 4 एग्जाम्पल में जो एक कॉमन चीज़ है कि ये जो 3 यथा है, यथा और प्रति, ये 2 जो हैं उपसर्ग हैं। क्या हैं, उपसर्ग। और किसी भी शब्द में अगर उपसर्ग पहले जुड़ गया है तो वह अव्ययी भाव समास होगा, इतना ध्यान रखना है। तो यथाशक्ति क्या हुआ, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष। अब प्रति भी उपसर्ग ही है, हर वर्ष। अजन्मा जन्म से लेकर, आ मीन्स उपसर्ग। यथासाध्य जितना साधा जा सके, यथा क्या है, उपसर्ग। अब धड़ाधड़ आया जैसे, तो धड़ाधड़ में धड़ा और धड़ दोनों जो है रिपीट हुए हैं, पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास है। घर घर, अब घर घर है तो घर घर क्या है, घर घर जो है रिपीट हुआ है ना, तो रिपीट हुआ है तो प्रत्येक घर हो गया सामासिक पद हमारा। इस प्रकार से अगर रिपीट हुआ होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। आशा करता हूँ कि अव्ययी भाव समास आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से रातों रात, रात ही रात, दिन ही दिन मतलब दिनों दिन, रातों रात। आमरण, आ क्या है, उपसर्ग है, और मरण मृत्यु तक। आमरण मतलब मृत्यु तक। यथा का मतलब इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार। उसी प्रकार से हम देखेंगे तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास।
तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और क्या होता है, कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश भक्ति। अब तत्पुरुष समास में एक बात आपको कॉमन रखनी है, ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है कारक चिन्ह का लोप हुआ होगा। और कारक चिन्ह कितने हैं, 8 कारक चिन्ह हैं। लेकिन कर्ता और संबोधन को हम कारक चिन्ह में नहीं रखेंगे। इसी प्रकार से सिर्फ 6 कारकों के चिन्ह से जो है तत्पुरुष समास का निर्माण होता है, मतलब 6 प्रकार से ही तत्पुरुष समास बनते हैं। तो देखते हैं। और इसमें तत्पुरुष समास में अगर कर्म कारक का चिन्ह आ रहा है तो कर्म तत्पुरुष समास, संबंध कारक का चिन्ह आ रहा है तो संबंध तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से जो है हम ये तत्पुरुष समास को बांटे हैं। इसी प्रकार उदाहरण है, राजा का पुत्र, राजपुत्र। अब इसमें जो का आया है और के लिए आया, का और के लिए जो आया, तो का क्या है हमारा, एक कारक चिन्ह है। क्या है, कारक चिन्ह है। और जो कारक चिन्ह है वही, जैसे देश के लिए भक्ति तो संप्रदान कारक है, तो संप्रदान कारक है, मतलब देश के लिए भक्ति जैसे हो गया तो देश के लिए भक्ति, तो के लिए जो है कारक चिन्ह है। देश क्या है, देश तो देश है, और भक्ति हमारा सामासिक पद है। देश क्या है, देश पूर्व पद है और भक्ति जो है उत्तर पद है, और देशभक्त जो है सामासिक पद है, समस्त पद है, और के लिए जो है कारक चिन्ह है। तो के लिए संप्रदान कारक चिन्ह है, इसलिए हम इसको संप्रदान तत्पुरुष समास कहेंगे। इस समास को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। सर से आहत क्या है, सर से आहत मतलब बाण से आहत, आहत मीन्स घायल। तो सर क्या है हमारा उत्तर पद हो गया, पूर्व पद हो गया, और आहत हमारा क्या हुआ, आहत हमारा जो है उत्तर पद हो गया। और सराहत पूरा जो वर्ड बना हमारे सामासिक पद है, और से जो है क्या है, से जो है कारक चिन्ह है। राह के लिए खर्च, राह खर्च। तुलसी द्वारा कृत तो तुलसी दास कृत। राजा का महल, राजमहल। अब तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं, चलिए इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो। वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद माने गए हैं, जैसा कि हमने अभी बताया, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन दोनों को लुप्त रखा गया। किसको, अभी हमने बताया कर्ता और संबोधन को लुप्त रखा गया, इसलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास के सिर्फ 6 भेद माने गए हैं, और किसको नहीं रखा गया है, कर्ता को नहीं रखा गया और संबोधन को नहीं रखा गया। 2 को हटाकर सिर्फ 6 बचे हैं। और कारक चिन्ह कितने हैं, कारक चिन्ह हिंदी में 8 हैं, और उन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास का निर्माण हुआ है। लेकिन तत्पुरुष समास में क्या हुआ है, कर्म कारक और संबोधन कारक को नहीं रखा गया, इस प्रकार, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 6 विभक्तियाँ बची, और 6 विभक्तियों के 6 तत्पुरुष समास बने। फिर है पहला कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास। क्या है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास। ये जो हैं 6 जो हैं तत्पुरुष समास के भेद हैं। अब हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास क्या है। कर्म तत्पुरुष समास तो 2 पदों के बीच में क्या होता है, 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है, जैसा कि सभी में छिपा होगा। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। अब ध्यान रखना यह है कि कर्म कारक तभी होगा जब को विभक्ति आई होगी। जब समास का विग्रह करने पर को विभक्ति आती है तो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास
होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पासवर्ड याद रखना है, को है। कर्म तत्पुरुष का पासवर्ड को है। आपको को जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास लगा देंगे। विग्रह करने पर रथ चालक, जैसे एग्जाम्पल है रथ चालक, तो रथ चालक जो है हमारा ये क्या है, ये समस्त पद है। क्या है, समस्त पद। बार बार हम बता रहे हैं कि ये समस्त पद है, सामासिक पद है। अब रथ को चलाने वाला, तो यहाँ पर जो को आया, को कारक चिन्ह आया, ये क्या है, को जो है हमारा कारक चिन्ह है। और कौन सा कारक चिन्ह है, तो कर्म कारक चिन्ह है। तो जहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग किया गया होगा वहाँ पर कर्म कारक चिन्ह होगा। और विग्रह करने पर रथ क्या हुआ हमारा, रथ जो है पूर्व पद हो गया और उत्तर पद जो है चालक हो गया, चलाने वाला। और को हमारा विभक्ति है, उसी के अनुसार हम तत्पुरुष समास का निर्णय कर। ग्रामगत है तो ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन। मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशागत, देश को गया हुआ। जनप्रिय, जन को प्रिय। मरणासन्न, मरण से आसन्न। तो ये सब क्या है, सभी में देखो एक चीज़ कॉमन है कि को क्या हुआ है, को जरूर आया हुआ है। क्या है, को। तो एक को जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास रखेंगे। एक को जो है हमारा पासवर्ड है कर्म तत्पुरुष समास का। अब देखेंगे करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, उसमें दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कर्म तत्पुरुष में पासवर्ड को था और इसमें क्या है, इसमें के द्वारा और से, दो जो है इसमें विभक्तियां हैं। तो जहाँ पर के द्वारा या से आ जाएगा वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि स्वरचित क्या है, स्वरचित। स्वरचित स्व द्वारा रचित, यानी कि स्वयं द्वारा रचित। अब जहाँ पर द्वारा आया ना, भी द्वारा आया तो क्या हुआ, करण तत्पुरुष समास हुआ। इसी प्रकार मन चाहा, मन से चाहा। अब ये से जो आया क्या है, से जो है करण तत्पुरुष समास का चिन्ह है। इसी प्रकार इसीलिए यह करण तत्पुरुष समास हुआ। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। शोक से ग्रस्त। भूखमरी, भूख से मरी। धनहीन, धन से हीन। बाणाहत, बाण से आहत। ज्वारग्रस्त, ज्वार से ग्रस्त। मंदांध, मद से अंधा। रस भरा, रस से भरा। तो इसमें से और द्वारा आएगा। इसका हम विग्रह करने पर आचार कुशल, आचार से कुशल। भयाकुल, भय से आकुल। आँखों देखी, आँखों से देखी। ये क्या हुआ, तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास है। अब हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। अब इसका क्या पासवर्ड है, इसका क्या चिन्ह होता है, वीडियो में बने रहिए। इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। जैसा कि करण तत्पुरुष में करण कारक छिपा हुआ था, उसी प्रकार से संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक छिपा हुआ होता है। उसका विग्रह करने पर वो निकल आता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब जहाँ पर के लिए आ जाएगा विग्रह करने पर वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसा कि एग्जाम्पल है, अब इसका पासवर्ड के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर विग्रह करने पर के लिए आ रहा है तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। एग्जाम्पल है विद्यालय। विद्यालय है तो विद्या के लिए आलय, किसके लिए, विद्या के लिए। तो इसमें विद्या जो है हमारा पूर्व पद हो गया। आलय मीन्स घर, तो घर जो है हमारा, आलय जो हमारा है उत्तर पद हो गया। और के हमारा जो है क्या है, के हमारा कारक चिन्ह है और कारक चिन्ह के अनुसार ही हम तत्पुरुष समास का निर्धारण करते हैं। अब रसोई घर है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए आ गया इसलिए तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास।
सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह मतलब घर, तो के लिए आ गया ना। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान घर, स्नान के लिए घर। सत्यग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो ये क्या है सब, एक के लिए जो है संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स हैं। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देवालय, देव के लिए आलय। गौशाला, गौ के लिए शाला या गौओं के लिए शाला। शाला मीन्स बाड़ा वही, और आलय मीन्स घर। अब है अपादान तत्पुरुष समास। जिस प्रकार से अभी हमने संप्रदान तत्पुरुष देखा, उसमें भी कारक चिन्ह का लोप होता है और उसका विग्रह करने पर वो आ जाता है, और संप्रदान कारक का चिन्ह से अलग होता है। क्या? से अलग इसमें अलग होने का बोध होता है। अब इसका पासवर्ड ये है कि के लिए, सॉरी, इसमें से अलग मतलब अलग होने का बोध हुआ होगा, अलग। जैसा कि काम चोर, एग्जाम्पल्स है। काम चोर, काम से जी चुराने वाला। अब इसमें भी से आया है। दूर, दूरागत, दूर से आगत मतलब दूर से आया हुआ। रण विमुख, रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। अब ये इसमें क्या हो रहा है, बार बार से आ रहा है ना। इसी प्रकार पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। पद च्युत, पद से च्युत। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। रोग मुक्त, रोग से मुक्ति। अब इसी प्रकार संबंध कारक तत्पुरुष समास। संबंध कारक तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का के की हैं। अब संबंध तत्पुरुष समास का जो विभक्ति चिन्ह है उसका का है। का, के, की, रा, री, रे, ये सब जो क्या हैं, एक कारक चिन्ह है और संबंध तत्पुरुष समास संबंध के कारक चिन्ह हैं। इसीलिए यह संबंध तत्पुरुष समास है। जहाँ पर आप का, की, के, रा, री, रे आप देखें, वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास लगा सकते हैं। जैसा कि राजपुत्र है, क्या है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। दुर्वादल, दुर्व का दल। देश, देव की पूजा, देव पूजा। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। राजकुमारी, राज की कुमारी। जलधारा, जल की धारा। रण, राजनीति, राजा की नीति। योग, सुख योग, सुख का योग। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। श्रद्ध कड़, श्रद्धा के कड़। ये सब क्या है, जहाँ पर का, की, के, रा, री, रे विग्रह करने पर बोध हो रहा हो, और वहाँ पर जो है क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। सीमा रेखा, सीमा की रेखा। अधिकरण तत्पुरुष समास हम देखेंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर है, पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होता है, में, पे, पर विग्रह करने पर ये वाक्य आपको दिखने को मिलेंगे। जैसे कार्य कुशल, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास, वन में रहने वाला। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। दीन दयाल, दीनों पर दयाल। दानवीर, दान देने में वीर। तो एक ये सब क्या है, ये सब में, पे, पर, ये जो है कारक चिन्ह है। और कौन से कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक चिन्ह है, और अधिकरण कारक चिन्ह होने के कारण इसे हम अधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार आचार निपुण, आचार से निपुण। जलमग्न, जल से मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द। कला कुशल, कला में कुशल। शरणागत, शरण में आगत मतलब आगत मीन्स आया हुआ।
आनंदमग्न आनंद में मग्न, आप बीती आप पर बीती। तो ये क्या है, में पेपर जब आता है तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और भी तत्पुरुष समास के प्रकार हैं, जैसा कि नए तत्पुरुष समास अगर आ जाए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो तत्पुरुष समासों में 6 प्रकार के तत्पुरुष समास तो विभक्तियों के अनुसार हमने बताए। अब ये नए तत्पुरुष समास एक और होता है, इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। नए तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें पद निषेधात्मक होता है और नए तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब जहाँ पर नकारात्मक या निषेधात्मक आया हुआ हो शब्द, वहाँ पर जो है नए तत्पुरुष समास होगा। जैसे असभ्य ना सभ्य, अनादि ना आदि, असंभव ना संभव, अनंत ना अंत। ये क्या है, ये जो है ना जो है निषेधात्मक शब्द है, सॉरी निषेधात्मक क्या है, निषेधात्मक पद है, शब्द है। तो यहाँ पर जो है नए तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला देखते हैं, कर्मधारय समास क्या होता है। अभी तक हमने तत्पुरुष समास देखे। तत्पुरुष समास में 6 तत्पुरुष समास विभक्तियों के अनुसार चले। एक और समास तत्पुरुष समास में है नए तत्पुरुष समास। और भी हैं प्राग तत्पुरुष समास, ये सारे हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं उन्हें हम। अब कर्मधारय तत्पुरुष समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इस जो कर्मधारय समास है, इस पर आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होता है, इसमें उपमेय उपमान विशेष और विशेषण के आधार पर ध्यान देना, और इसमें प्रथम पद नहीं उत्तर पद प्रधान होता है। जैसा कि एग्जाम्पल है, हमने एक लिया है चरण कमल। क्या है, चरण कमल, कमल के समान चरण। क्या है, अब इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता, कमल चरणों की विशेषता बताई जा रही है कि चरण कैसे हैं, कमल के समान हैं। नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। देह लता, देह रूपी लता। नव युवक, नव है जो युवक। इसमें जो है उपमेय और उपमान पर आपको ध्यान देना है और विशेष और विशेषण आता है। जैसे पीतांबर है तो पीला है अंबर, पीत है अंबर, पीला अंबर। तो इसमें क्या विशेषता बताई गई है, किसकी विशेषता बताई गई है, तो अंबर मीन्स वस्त्र। तो वस्त्रों की, वस्त्र कैसा है, पीला है, ये विशेषण है। और नील गगन, नीला है जो गगन, मतलब गगन कैसा है, नीला है, तो ये क्या है, विशेषण है। लाल मणि, लाल है जो मणि, मणि कैसी है, लाल है, तो ये विशेषण है। महादेव, महान है जो देव, तो महान है जो देव, ये क्या है, इसमें विशेषण विशेषता बताई गई है, विशेष हैं। जहाँ पर विशेषण विशेषता उपमेय और उपमान के आधार पर बांटना गया हो, वहाँ पर कर्मधारय समास हम लगा देंगे। कर्मधारय समास के भेद कितने होते हैं, अब इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष से पूर्व पद कर्मधारय समास। विशेषणो भय पद कर्मधारय समास। विशेषो भय पद कर्मधारय समास। अब इन सब पर हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। मतलब इसमें क्या होगा, पहला पद प्रधान होगा, वहाँ पर विशेषण पूर्व पद। जैसे नीली गाय, गाय कैसी है, नीली, नील गाय, मतलब गाय क्या है, इसमें प्रधान पद हो गया। और नीला क्या है, उसकी विशेषता है, गाय की विशेषता क्या है कि गाय नीली है। तो इसमें विशेषण क्या है, नीली है, और गाय क्या है, हमारा पूर्व पद, उत्तर पद है, पहला पद है। तो इसमें पहला पद है। जैसा कि गाय, नील गाय हो गया। पीतांबर है, पीला अंबर। प्रिय सखा,
प्रिय सखा हो गया। तो ये सब क्या है, विशेषण, मतलब जहाँ पर विशेषता के आधार पर बात की गई हो वहाँ पर विशेषण कर्मधारय समास होगा। अब विशेष से पूर्व पद कर्मधारय समास देखते हैं। तो इसमें पहला पद विशेष होता है। इस प्रकार के सामासिक पद ज़्यादातर संस्कृत में मिलते हैं। अब देखते हैं, जैसा कि इसमें क्या होता था, विशेषण होता था और इसमें विशेष से होता था। कुमारी श्रमणा, अब कुमार श्रमण, अब इसमें क्या हुआ, विशेष और विशेषता के आधार पर बांटा गया कि कुमारी को हम विशेष से पूर्व करके कुमार श्रमण कहे देते हैं। फिर है विशेषणों भय पद कर्मधारय समास। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे कि नील पीत, सुनी अनसुनी, कहानी अनकहानी, ये सब क्या हैं, ये सब दोनों ही विशेषण हैं। और विशेषो भय पद कर्मधारय समास, इसमें दोनों पद विशेष होते हैं। आमगाछ वायस दंपत्ति, दोनों क्या हैं। फिर है कर्मधारय समास के उपभेद। अब इसमें और उपभेद हैं, उपमान कर्मधारय समास, उपमिति कर्मधारय समास, रूपक कर्मधारय समास, जो हैं समास के उदाहरण हैं। ये सब समास के उपभेद हैं। उपमान कर्मधारय समास, इसमें उपमान वाचक पद का उपमेय वाचक पद के साथ समास होता है। इसमें क्या होता है, उपमान वाचक से उपमेय वाचक पद में समास होता है। इस समास में दोनों पदों के बीच में इव या जैसा अव्यय का लोप हो जाता है और दोनों पद चूंकि एक ही कर्ता विभक्ति वचन और लिंग के होते हैं, इसलिए समस्त पद कर्मधारय लक्षण का होता है, उसे उपमान कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है विद्युत जैसी चंचला, तो हम उसको क्या बोल देंगे, विद्युत चंचला, विद्युत चंचला। अब इसमें क्या हुआ है कि समान है, मतलब जैसी है, तो यह जहाँ पर जैसा एव आ जाता है वहाँ पर कर्मधारय होता है। अब उपमित कर्मधारय समास, इसका उदाहरण देखेंगे। यह समास उपमान कर्मधारय का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, उपमेय पहला पद होता है और उपमान दूसरा पद होता है, उसे उपमित कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अधर पल्लव के समान, मतलब अधर पल्लव, नरसिंह के समान नरसिंह। रूपक कर्मधारय समास, जहाँ पर एक का दूसरे पर आरोप हो वहाँ पर रूपक कर्मधारय समास होता है। जैसे मुख ही है चंद्रमा, मुख चंद्रमा। द्विगु समास अब देख लेते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इसमें समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब द्विगु समास में ध्यान देने योग्य ये बात है कि इसका जो है प्रथम पद, ज़्यादातर तो प्रथम पद ही संख्यावाची होता है, लेकिन कभी कभार जो है क्या हो जाता है कि इसका उत्तर पद भी संख्यावाची हो जाता है। और इसमें क्या होता है, समूह का बोध होता है। किसका, समूह का बोध होता है। पूरे किसी समूह को ये द्विगु समास दर्शाता है। जैसे कि नवग्रह, एग्जाम्पल है नवग्रह, नवग्रह तो नौ ग्रहों का समूह। अब दोपहर है, जैसे दोपहर, दो पहरों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेड़ियों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। इसमें क्या होता है, पूरा किसी समूह का बोध होता है और संख्यावाची शब्द जरूर आता है। पंचतंत्र हो गया, त्रिलोक होगा, तीन लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। पसेरी, 5 शेरों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह। चौगुनी, 4 गुनी। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। तो ये सब क्या है, जहाँ पर संख्यावाची शब्द आ जाए, इसकी ट्रिक यही है कि जहाँ पर संख्यावाची शब्द आ जाएं वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास के भेद क्या हैं, समाहार द्विगु समास, उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, दो इसके जो हैं भेद हैं।
समाहार्दिक समास का मतलब होता है समुदाय इकट्ठा होना या समेटना, उसे समाहार्दिक। समाहार मतलब किसी समूह की बात की जा रही हो, जैसा कि 3 लोकों का समाहार त्रिलोकी हो गया। तो इसमें क्या हुआ, 3 लोक मतलब 3 लोग एक साथ मिले तो समूह बन गया, इकट्ठा हो गए। 5 वटों का समूह मतलब 5 वृक्ष का समूह तो पंचवटी हो गया। 3 भुवनों का समाहार त्रिभुवन हो गया। तो ये सब जो है समाहार द्विगु समास हैं। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, जैसा कि उत्तर पद प्रधान द्विगु समास 2 प्रकार के होते हैं, बेटा या फिर उत्पन्न के अर्थ में। जैसे 2 माता का दो माता, 2 सूतों का मेल दुसूती, ये सब उत्तर पद हैं। जैसे जहाँ पर सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाता है वहाँ पर 5 प्रमाण, पंच प्रमाण, 5 हत्थड़, पंचहत्थड़, ये सब क्या हैं, द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब द्वंद्व समास हम देखेंगे। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। क्या होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसमें किसी पद का गौड़ नहीं, कोई भी पद इसमें गौड़ नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये हमेशा नहीं होते, लेकिन ये हमेशा नहीं होते। इसका विग्रह करने पर अथवा या एवं का प्रयोग होता है, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और क्या होता है, ज़्यादातर शब्द विलोम होते हैं, एक दूसरे के उल्टा या विपरीतार्थी होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। और इसमें यह होता है कि इसका विग्रह करने पर अथवा और या एवं का अर्थ निकलता है। जैसे कि एग्जाम्पल है जल वायु, जल और वायु। अपना पराया, तो देखा हमने कि अपना पराया एक दूसरे का विलोम है, तो अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं, विलोम हैं। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो जहाँ पर और अथवा या और क्या होता है पर आए, वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा और एक दूसरे के विपरीतार्थी होंगे। द्वंद्व समास के भेद देखते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास, ये 3 जो है द्वंद्व समास के भेद हैं। अब इतरेतर हम देख लेते हैं। इतरेतर वो द्वंद्व समास जिसमें, इतरेतर वे द्वंद्व समास हैं जिसमें शब्द भी पद जुड़े होते हैं, शब्द से भी पद जुड़े होते हैं और अलग अलग अस्तित्व रखते हों, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास से जो पद बनते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, क्योंकि वह 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बनते हैं। अब जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण, ये 2 अलग अलग पद हैं। राम और कृष्ण ये दोनों अलग अलग पद हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक में बोलते हैं। जैसे माँ बाप, माँ और बाप। अमीर और गरीब, अमीर गरीब। गाय और बैल, गाय बैल। ये सब इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण है और ये सदैव बहुवचन में रखे जाते हैं। गाय और बैल, गाय बैल। ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि। बेटा और बेटी, बेटा बेटी। तो ये सब क्या हैं, इतरेतर द्वंद्व समास हैं। जैसे अब दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। समाहार का अर्थ होता है समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पदों में समुच्चय बोधक से जुड़ा होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रखकर समूह का बोध कराते हैं, तब वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास में 2 पदों के अलावा तीसरा पद भी छुपाया होता है और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। क्या होता है इसमें, अप्रत्यक्ष। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे समाहार द्वंद्व समास। अब जैसे दाल रोटी, दाल रोटी हमने एग्जाम्पल लिया है कि दाल रोटी, तो दाल रोटी, दाल और रोटी ये दोनों जो है एक दूसरे में क्या हैं, एक दूसरे में समाहार किए हुए हैं।
और तीसरा पद इसमें क्या है, छिपा हुआ है। हाथ पाँव, हाथ और पाँव, ये सब क्या हैं, ये समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण है और अप्रत्यक्ष रूप का बोध कराते हैं। आहार निंद्रा, आहार और निंद्रा। वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या होता है? इस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच में या अथवा आदि का विकल्प सूचक अव्यय छिपे होते हैं, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में ज़्यादा से ज़्यादा दो विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। भला बुरा, भला या बुरा। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। इसमें क्या होता है, वैकल्पिक में या और अथवा का बोध होता है। बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास देख लेते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इस विग्रह करने पर, वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, ये सब जो हैं आदि आते हैं, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है गजानन, गज है आनन जिसका, मतलब तीसरी, इसका अर्थ जो है वो तीसरी तरफ निकलेगा। जैसे गज है आनन जिसका, मतलब गज के समान, मतलब हाथी के समान जिसका मुख है। आनन मिस मुख, तो हाथी के समान जिसका मुख है वो कौन है, श्री गणेश। तो इसका जो है अर्थ तीसरी तरफ तीसरा निकल रहा है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तो तीन नेत्र किसके हैं, शिव के हैं, तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो क्या हुआ, त्रिनेत्र। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह कौन है, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स पेट, जिसका पेट लंबा है वह कौन है, गणेश। तो एक क्या है, एक दूसरे के तीसरा अर्थ बता रहे हैं, एक दूसरे की विशेषताएं भी हैं। दशानन, दश हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला कौन है, विष्णु जी। और पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात पीला है अंबर जिसका, किसका अंबर पीला है, कृष्ण का। तो तीसरा इसमें अर्थ निकल रहा है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को कौन धारण करे हुए है, तो भगवान विष्णु। वीणा पाड़, वीणा है जिसके हाथ में, किसके हाथ में, सरस्वती, तीसरी तरफ अर्थ। श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्रों वाली, अर्थात सरस्वती। बहुव्रीहि समास के भेद अब देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास में समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, व्याधिकरण बहुव्रीहि समास, तुल्य योग बहुव्रीहि समास, व्यतिहार बहुव्रीहि समास, पराद बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, इसमें सभी पद कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन समस्त पद के द्वारा जो अन्य उक्त होता है वो कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों में भी उक्त होता है। उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे कि प्राप्त है उदक जिसको, उसको हम क्या कहेंगे, प्राप्तोदक। इसमें क्या होता है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों में भी उक्त होता है। क्या होता है, उक्त होता है। जीती गई इंद्रियां हैं जिसके द्वारा, कौन है, जितेंद्रिय। दत्त है भोजन जिसके लिए, दत्त भोजन। निर्गत है धन जिससे, निर्धन। नेक है नाम जिसका, नेक नाम। सात है खंड जिसमें, सतखंड। व्याधिकरण में क्या हुआ, तो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में दोनों पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन यहाँ पहला पद तो कर्ता कारक की विभक्ति का बोध होता है, लेकिन बाद वाला पद संबंध या फिर अधिकरण कारक का बोध होता है, उसे व्याधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे शूल है पाणी में जिसके, शूल पाणी। फिर है वीणा है पाणी में जिसके, वीणा पाणी। तुल्य योग बहुव्रीहि समास, जिसमें पद सह होता है। क्या होता है, जिसमें पद सह होता है, मतलब सहायक होता है, वह तुल्य योग बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसे सह बहुव्रीहि समास भी कहा जाता है। यह सह अर्थ होता है साथ, और समास होने की वजह से सह के स्थान पर केवल स रह जाता है, इसीलिए इसे स बहुव्रीहि समास भी कहा जाता है। इस समास में
इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि विग्रह करते समय जो सह दूसरा वाला शब्द प्रतीत हो उस समास में पहला हो जाता है। क्या हो जाता है? पहला हो जाता है। एग्जाम्पल है जो बल के साथ है, तो जो बल के साथ है उसे क्या बोलेंगे? शबल। और जो देह के साथ है उसे क्या बोलेंगे? सदेह। जो परिवार के साथ है वह सपरिवार। तो इसमें क्या होता है? सा जो है वो सा जुड़ जाता है, मतलब शाह का शाह सिर्फ बचता है। तो ये क्या है? तुल्य योग बहुव्रीहि समास है। अब व्यतिहार बहुव्रीहि समास देखते हैं। इसमें घात या प्रतिघात की सूचना मिले उसे व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस बहुव्रीहि में यह प्रतीत होता है कि इस चीज़ और उस चीज़ से लड़ाई हो रही है। क्या हो रहा है? लड़ाई। जैसे एग्जाम्पल है मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई। मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई उसे क्या बोलेंगे हम? धक्का मुक्की। क्या बोलेंगे? धक्का मुक्की। और बातों से जो लड़ाई हुई, बातों बातों से जो लड़ाई हुई उसे क्या हम बोलेंगे? बाता बाती। क्या बोलेंगे? बाता बाती। ये व्यतिहार बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। इसमें एक चीज से उस चीज की लड़ाई हो रही होती है। प्रादि बहुव्रीहि समास। प्रादि बहुव्रीहि समास हैं। अब इसमें प्रादि बहुव्रीहि समास में जिस बहुव्रीहि समास पूर्व पद उपसर्ग हो वह प्रादि बहुव्रीहि समास कहलाता है। मतलब जिसका पूर्व पद उपसर्ग हो वह क्या है? प्रादि बहुव्रीहि समास है। जैसे नहीं है रहम जिसमें वह कौन? वे रहम। नहीं है जो नहीं है जन जहाँ, मतलब जहाँ जन नहीं है तो कौन सा स्थान हुआ? उसको हम निर्जन कहेंगे। तो जहाँ पर क्या हुआ? इसमें उपसर्ग लगा है। अब हम देखेंगे संयोग मूलक समास क्या होता है। अभी हमने शुरुआत की वीडियो में बताया था कि संयोग मूलक, आश्रय मूलक और वर्णन मूलक समास ये भी समास होते हैं। और किसके आधार पर होते हैं? तो ये प्रयोग की दृष्टि से होते हैं। अब देखते हैं संयोग मूलक समास को संज्ञा समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा समास। इस समास में दोनों पद संज्ञा होते हैं, अर्थात जिसमें दो संज्ञाओं का संयोग हुआ हो वहाँ पर संयोग मूलक समास होता है। जैसे कि माँ बाप। माँ भी क्या है? संज्ञा है। बाप भी क्या है? संज्ञा है। तो क्या हुआ? संयोग मूलक समास। भाई क्या है? भाई भी संज्ञा, बहन भी संज्ञा, संयोग मूलक। दिन रात, रात भी संज्ञा, दिन भी संज्ञा। माता भी संज्ञा, पिता भी संज्ञा। ये क्या है? संयोग मूलक हैं। आश्रय मूलक देख लेते हैं। आश्रय मूलक समास को विशेषण समास भी कहा जाता है। यह प्राय कर्मधारय समास होता है। इस समास में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? बलवान होता है। यहाँ विशेष विशेषण विशेष विशेष विशेषण विशेषण विशेष आदि पदों द्वारा संपन्न होता है। जैसा कि कच्चा केला, शीश महल, घन श्याम, लाल पीला, मौलवी साहब, राज बहादुर, ये सब क्या हैं? ये आश्रय मूलक समास के उदाहरण हैं। अब वर्णन मूलक देखते हैं। इसमें क्या होता है? इसे वर्णन मूलक समास भी कहते हैं। वर्णन मूलक समास के अंतर्गत बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास का निर्माण होता है। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। उसे हम वर्णन मूलक समास कहते हैं। अब यथाशक्ति, प्रतिमास, घड़ी घड़ी, प्रत्येक और भरपेट, यथासाध्य सब क्या हैं? वर्णन मूलक समास के उदाहरण हैं। अब देखते हैं कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है। समास के कुछ उदाहरण हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि में कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। दोनों में समान दिखने लगते हैं। इस पर जो है हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा हम लगा दें और कौन सा ना लगाएं। इन दोनों में अंतर होता है, जरूर है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। इसमें किसमें? कर्मधारय में। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है।
तथा पहला पद विशेष के विशेषण का कार्य करता है, जैसा कि नीलकंठ। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। और बहुव्रीहि समास में दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, मतलब आपको एक बात कॉमन इसमें जो है, कौन सा पद क्या होता है, इसमें उपमेय और उपमान होता है और विशेष या विशेषण की बात होती है, और इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, ना कि कोई। और इसमें क्या होता है, इसमें तीसरी ओर संकेत किया जाता है बहु समास में, जैसा कि नीला कंठ हमने कह दिया, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो बहुव्रीहि समास हो गया अर्थात शिव। अगर हम नीलकंठ ही बोल दें तो क्या हुआ, तो कर्मधारय समास होता है। अब देखते हैं द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद भी विशेषण का कार्य करता है। चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी। फिर है द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाची विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि इस कर्मधारय का पद विशेषण होने पर भी संख्यावाची कभी नहीं होता है। द्विगु का पहला पद ही विशेषण बन कर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। अब द्विगु का उदाहरण है जैसे नवरात्रि। क्या है, नवरात्रि, नौ रातों का समूह, और इसमें है रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल। तो ये सब क्या हैं, ये थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं द्विगु और कर्मधारय समास को समझने में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।